हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस नए वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड ने सभी स्टूडेंट को फर्स्ट डिवीजन से पास करने के लिए एक नया तरीका खोज लिया है। अगर दोस्तों इस नए तरीके के बारे में आप लोग जानना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि बिहार बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि अब आपको 50% हर सब्जेक्ट में छूट मिलेगा। दोस्तों, 50% का मतलब यह हुआ कि अगर आपके बोर्ड में 80 प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनमें से आपको 40 का ही उत्तर देना होगा। यही आपके लिए छूट मिला है बिहार बोर्ड की तरफ से। दोस्तों, जितना सन आगे निकला जा रहा है उतना ही आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही सरल होते जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021, ठीक है, और यहाँ पर सोशल साइंस यानी कि साइंस ऑप्शनल कंपलसरी, ठीक है, यानी कि विज्ञान ऐच्छिक अनिवार्य, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका जो इस टाइम जो एग्ज़ाम होने वाला है, अगर कोई भी स्टूडेंट 2021 में एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके लिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको पहले से मालूम होना चाहिए कि हमारे बोर्ड में कितना प्रश्न इस बार पूछे जाएंगे, क्योंकि हमारे बोर्ड ने 50% सभी स्टूडेंट को छूट दे दिया है। दोस्तों, यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या 110 मिलेगा, कुल प्रश्नों की संख्या 110 मिलेगा, जिनमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 80 रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर विज्ञान का मैं बात कर रहा हूँ। अगर दोस्तों ये बात झूठ निकले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करना, बल्कि अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर ये बात झूठ रहती तो नया ऑफिशियल मॉडल पेपर नहीं निकालता। ये दोस्तों बात 100% सच है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिए। और साथ ही विज्ञान का मैं आपको 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, और ये भी बता दूंगा कि किसके जरिए आपको कितना प्रश्न का उत्तर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपका समय रहेगा 2 घंटा 45 मिनट, ठीक है, और पूर्णांक यानी कि कितना नंबर का रहेगा, 80 मार्क, यानी कि फुल मार्क 80 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो बिहार बोर्ड ने आपके लिए बहुत ही मतलब सिंपल कर दिया है। इससे कोई भी स्टूडेंट मतलब कि फेल नहीं होगा और ना ही थर्ड डिवीज़न से पास होगा, बल्कि वो सभी स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न से पास होंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वीडियो, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, यहाँ पर वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। मैं आपको अभी बताया कि आपके बोर्ड में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, जिनमें से आपको 40 का उत्तर देना होगा, और प्रत्येक के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक विकल्प सही होगा, और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR सीट पर भरे, ठीक है, OMR सीट पर भरना है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताना स्टार्ट करूँगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, इससे फ़ायदा यह होगा कि कोई भी स्टूडेंट को मतलब कि ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होगा एग्ज़ाम देने में। अगर मान लेते हैं कि कोई भी स्टूडेंट मैट्रिक में पहले पास होता था तो उसका नंबर सेकेंड डिवीज़न से पास होता था, तो कभी कभार किसी भी कंपटीशन में उनको दिक्कत होता था कि यहाँ पर आपका मतलब कि 60% नहीं है या फिर 70% नहीं है। लेकिन इस बार के एग्ज़ाम में हर स्टूडेंट 80% ला सकता है, 400 प्लस ला सकता है, क्योंकि उसके लिए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा छूट मिल चुका है। हम लोग के समय इतना छूट नहीं था, बल्कि हम लोग के समय बहुत ही कठिन से एग्ज़ाम हुआ था, और हम लोग का एग्ज़ाम 2018 में हुआ था। और आप लोग देख लेना 2018 और मैट्रिक बोर्ड का कितना मतलब कि कठिन क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग मतलब देख लीजिए, ठीक है। लेकिन इस बार बोर्ड आपके लिए बहुत ही आसान कर दिया है। तो दोस्तों, ये सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए अब चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करके क्वेश्चन को बता दें, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से वीडियो को रुका कर, और आप लोग ध्यान से पढ़ लेना कि किसका मतलब कि कैसे और किनको कितना आंसर हमको देना है। अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताने के बाद मैं आपको सब्जेक्टिव भी बताऊँगा, और यह भी बताऊँगा कि कितना में से कितना का आंसर देना होगा। तो सबसे पहले आपका जो ये नया ऑफिशियल मॉडल पेपर विज्ञान का गुजरा है, मतलब कि आया है, उसका आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लीजिए, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2 जनवरी को रिलीज़ हुआ था, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि आप तुरंत देख लें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी तुरंत आने ही वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि किस किस यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बताइए कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो सभी जानते हैं कि एफ बराबर r/2 होता है, दर्पण में एफ बराबर r/2 होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा,
अगला प्रश्न है दोस्तों कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है। तो सामान्य दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, सबसे कम झुकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैगनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैगनी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न 5 नंबर है। 5 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है तो वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग जो है वो नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही प्रतीत होता है। तो इसका भी फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो यहाँ पर फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न 7 नंबर दोस्तों। 7 नंबर दोस्तों यहाँ पर प्रश्न हो गया। अब 8 नंबर आपको प्रश्न देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग होता है। तो जब भी निकट दृष्टि दोष को मतलब कि निकट दृष्टि दोष के बारे में बात करें तो वो हो जाएगा अवतल दर्पण, और दूर दृष्टि दोष के बारे में बात करें तो वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि बताइए निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनरेटर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जनरेटर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों है 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों कि विभवांतर का इकाई मात्रक होता है। तो विभवांतर का इकाई मात्रक वोल्ट होता है, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर का इकाई मात्रक वोल्ट होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो श्रेणी क्रम के द्वारा, क्योंकि श्रेणी क्रम को हम लोग सीधे के तौर पर जोड़ते हैं, सीधे जोड़ते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम को R1 जोड़ R2 जोड़ R3 जोड़ ऐसे करके श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ते हैं किसी भी संयोजन को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको 13 नंबर मिलेगा दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है तो काल्पनिक होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ये दोस्तों आपका जो बिहार बोर्ड 2021 का नया ऑफिशियल मॉडल पेपर निकला है उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और इसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, कितने हैं, 80। ठीक है, और ऐसे ही सोशल साइंस का मैं दूंगा, मैथ का, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश सभी विषय के बारे में आपको बताऊँगा, और सभी विषय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको दूंगा। ठीक है, इसके बाद से मैं आपको सोशल साइंस का दूंगा। ठीक है, सोशल साइंस में भी 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, वो आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन 14 नंबर है। 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस मतलब कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। मतलब किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अवतल लेंस। ये क्वेश्चन भी आप लगा लीजिए, क्योंकि इस बार के बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों। इसमें से बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके बोर्ड में इस बार जरूर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर 80 प्रश्न है। 80 प्रश्न में से आपको 30 प्रश्न तो अवश्य आ जाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको 80 प्रश्न मिलेगा, जिनमें से आपको 30 का ही तो उत्तर देना होगा, और उसी में से आपको 30 पूछ देगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखकर सभी प्रश्नों को याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए अवतल लेंस। जब भी आपको अपसारी लेंस के बारे में बात करें तो अवतल लेंस कह देना, और अभिसारी बात करें तो उत्तल कह देना, ठीक है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न आपका बताने जा रहे हैं 17 नंबर। दोस्तों ये 17 नंबर जो प्रश्न है आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में भी पूछा था। ये प्रश्न कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, यानी कि प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन है। तो लाल भी है, नीला भी है, हरा भी है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, यानी कि रंगीन भाग होता है, तो रेटिना होता है, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर दोस्तों, कि 1 HP बराबर होता है। HP का मतलब क्या हुआ, हर्स पावर। H का फुल फॉर्म क्या होता है, हर्स, P का होता है पावर। तो एक हर्स पावर इक्वल टू कितना वाट होता है, तो 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना आप सभी प्रश्नों को, ठीक है, क्योंकि ये NCERT का प्रश्न है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 बताने जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है कि विशालक शीशा होता है। विशालक शीशा होता है, तो विशालक शीशा एक उत्तल लेंस होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर है दोस्तों यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। तो गतिशील कण है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है, तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा एम्पियर घंटा मात्रक किसका होता है, तो आवेश का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न आपको 23 नंबर मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। तो जूल पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा CO2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, तो उसमें क्षेपी अभिक्रिया होती है। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 28 नंबर है दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन मतलब कि कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो कॉपर यानी कि तांबा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 29 नंबर दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी विलयन लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है तो वो क्षारीय होता है, और हम लोग जानते हैं कि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पर 7 से अधिक 11 भी है, 10 भी है। इसका मतलब यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों आपका आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 4। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको मिलेगा दोस्तों, इस प्रश्न को तो सभी याद किए होंगे, क्योंकि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6। ये तो सभी याद किए होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 33 नंबर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर इसका फाइनली आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साबुन। आपके बोर्ड में साबुन और अपमार्जक दोनों में अंतर पूछा जाता है दोस्तों। आप दोनों का अंतर आप लोग याद कर लेना, क्योंकि आपके बोर्ड में साबुन और अपमार्जक में अंतर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस क्वेश्चन को भी आप VVI लगा लीजिए, क्योंकि इस बार क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, तो एल्डिहाइड कहते हैं। इसके बारे में तो मैं आपको हर वीडियो में बताया हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 35 नंबर।
35 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो घटती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों कि निम्नलिखित में तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए सिलिकॉन क्या है? अगला प्रश्न है 37 नंबर, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु होता है जिसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 38 नंबर देखिए, 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में किया गया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि बताइए कि निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो सोडियम को। दोस्तों आपके बोर्ड में 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछता है कि सोडियम को केरोसिन के तेल में क्यों डुबो कर रखा जाता है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में 2 नंबर का पूछ चुका है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर आप लोग याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो अपमार्जक से सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ यानी कि उपयुक्त तो सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों 43 नंबर है। 43 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एलपीजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। नहीं दोस्तों, एलपीजी नहीं होगा यहाँ पर, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर सीएनजी होगा। सीएनजी का उपयोग खाना बनाने में नहीं होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों है, यहाँ पर 2 कॉपर है और 2 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके यहाँ पर अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड का निर्माण किया है। तो यही पूछ रहा है कि ये कौन सा अभिक्रिया है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, और अगला प्रश्न ऐसा ही किया है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो यहाँ पर फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी जो है वो समीकरण संतुलित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर 46 नंबर दोस्तों। 46 नंबर प्रश्न है कि जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है पूछ रहा है। ठीक है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CH3COOH। यह एक दुर्बल अम्ल है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रोलाइट अयस्क है। क्रोलाइट अयस्क है तो किसका अयस्क होता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों कि पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? दोस्तों ये सभी स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए कि पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होता है। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 यानी कि 19 होता है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि फॉर्मिक अम्ल का यूपीए नाम क्या है? यूपीए का नाम यानी कि फॉर्मिक अम्ल का यूपीए का नाम होता है मेथनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 51 नंबर कि इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र है। इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है? तो C2H5OH। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों कि एल्काइन कौन है? एल्काइन कौन है? तो एल्काइन का अणु सूत्र मतलब सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, उस सूत्र को बैठा लीजिएगा CnH2n-2 होता है। अगर आप n के जगह पर 2 रखते हैं तो C2 हो जाएगा और 2 में गुना कर 4, 4 में से 2 गया 2, तो ये एल्काइन ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ दिया दोस्तों, ये भी प्रश्न आपको पहले से याद होगा ये भी प्रश्न। ठीक है, क्योंकि अगला प्रश्न पूछा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो 12-22-11 सबको याद होगा, C12H22O11। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी C12H22O11। ठीक है, इस प्रश्न को सभी को याद होगा ये प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 54 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है।
तो सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 55 नंबर मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है, तो अंकुरित बीज। अंकुरित बीज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों है, ये बायो का सभी प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर बायो से प्रश्न स्टार्ट हो गया कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो उत्सर्जन का एक हिस्सा होता है। किसका होता है? तो उत्सर्जन का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है कि पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो किसके लिए? तो पानी के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, पानी के लिए। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी। ठीक है, अगला प्रश्न याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो सांस लेते हैं तो क्या हो जाएगा? सांस लेते हैं तो कौन सा गैस, और देते हैं तो कौन सा गैस। वही पूछा, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न है कि फलों के पकने को निम्न में से किसके नियंत्रित किया जाता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर जिबरेलिन होगा, या फिर ऑक्सीन होगा, या फिर इथिलीन होगा। तो यहाँ पर इसका फाइनली आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इथिलीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है वह भाग है, तो वह कौन सा भाग है? डेंड्राइट। डेंड्राइट, डेंड्राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डेंड्राइट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 61 नंबर है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर 61 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल का हार्मोन है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा एड्रीनलिन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रीनलिन। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए दोस्तों 62 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 62 नंबर प्रश्न है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो चबाना। चबाना एक अनैच्छिक क्रिया नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? तो यहाँ पर 270 दिन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 270 दिन। कितने दिनों का होता है? तो 270 दिनों का होता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन 65 है। 64 क्वेश्चन है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो सन 1950 ईस्वी में। इस क्वेश्चन को आप VVI रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सन 1950 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 65 है। 65 भी आप VVI लगा लीजिए। ठीक है, VVI 65 क्वेश्चन है कि मुकुलों द्वारा आलिंगित जनन निम्नलिखित में किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 66 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 66 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सी बीमारी स्वतंत्र से संबंधित है? तो टीबी और निमोनिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। टीबी और निमोनिया दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 67 नंबर। 67 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो सेल्यूलोज का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 68 दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है कि दोस्तों बताइए कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है? तो हाइपरटेंशन। इसका आंसर हो जाएगा हाइपरटेंशन। दोस्तों हाइपोटेंशन भी है और हाइपरटेंशन भी है, तो आप हाइपरटेंशन पर टिक लगाना। ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको 69 में मिलेगा। 69 दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो यहाँ पर इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कस्कुट्टा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बताइए कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? तो इस तो सबको मालूम होगा क्योंकि ये NCERT का प्रश्न है, और NCERT का प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसका हो जाएगा निलय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निलय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आप सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा क्योंकि आपका पैटर्न चेंज हुआ है, और ये भी याद रखिएगा कि जब भी आपका पैटर्न चेंज होता है उसके अनुसार ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों एक बार क्या हुआ था कि आपके बोर्ड में जो पैटर्न चेंज हुआ था, और चेंज होने के कारण ही
आपका एक मॉडल पेपर निकला था और वही मॉडल पेपर हूबहू आपके ओरिजिनल एग्जाम में पूछ दिया था। इसलिए दोस्तों आप जो कोई भी मॉडल पेपर निकल रहा है उसका सभी का ऑब्जेक्टिव आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका वही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ दिया, क्योंकि यह काफ़ी मतलब कि यह कठिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगता है। इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर छूट भी ज़्यादा है और आपके बोर्ड में ये पूछ भी सकता है, इसलिए आप लोगों को याद रखना ये अति आवश्यक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 71 नंबर दे दोस्तों यहाँ पर 71 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुकुलन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुकुलन, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों कि अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर कि जनन संचारित रोग है। जनन संचारित रोग है, तो यहाँ पर इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पुष्प का बाहरी भाग है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, तो बाह्य दलपुंज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाह्य दलपुंज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर 74 नंबर प्रश्न देखिए। 74 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो बी होता है। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा सी, बी होता है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ही गलती कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर नहीं दे दिया है। अगर यहाँ पर नहीं आप काट दीजिएगा तो उसके अनुसार से इंसुलिन हो जाएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पर इसका आंसर सस्पिशन है कि क्या होगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको थोड़ा मतलब कि मिस्टेक हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर नहीं हटाइएगा तो इंसुलिन मिलेगा, अगर रहेगा तो उसके अनुसार इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। अगला प्रश्न हम आपको 76 नंबर बताने जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर 76 नंबर प्रश्न है कि पादप वृद्धि हार्मोन है, पादप वृद्धि हार्मोन है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिबरेलिन। ऑप्शन नंबर ए जिबरेलिन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर 77 प्रश्न है दोस्तों कि हार्मोन स्रावित होता है तो अंतःस्रावी ग्रंथि से। हार्मोन स्रावित किससे होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो 3 जोड़े पाई जाती है। कितने जोड़े, तो 3 जोड़े। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है कि एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन क्या होता है, तो एंड्रोजन क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेल हार्मोन होता है, मेल हार्मोन, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर अंतिम प्रश्न है 80 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, तो मटर को अपने प्रयोग के लिए अनुवांशिकता के बारे में आप लोग पढ़ा ही होगा, अनुवांशिकता का प्रयोग उसके में चर्चा किया गया है मटर के पौधे के बारे में। तो मटर के पौधे के बारे में मेंडल नामक वैज्ञानिक ने चयन किया था, तो यहाँ पर इसका आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए मेंडल, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो नया ऑफिशियल मॉडल पेपर निकला है साइंस का, उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिया, और साथ ही में आपको यह भी बता दिया कि आपके बोर्ड में कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। और यहाँ पर आगे देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको ऐसे ही करके छुट्टी मिलेगा कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक, यानी कि 1 से 8 तक, यानी कि 8 प्रश्न है जिनमें से आपको 4 का उत्तर देना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 8 प्रश्न में से 4 का उत्तर देना है, तो 50% हुआ। या इसका मतलब कि आप पहले 50 नंबर मतलब कि 250 नंबर लाते थे, तो अब आपको 500 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी मॉडल पेपर निकलता जा रहा है उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप याद करते जाइए, तभी आप मतलब पूरे अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दे पाओगे और अच्छे नंबर से पास हो पाओगे।